गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं अजीत कुमार आप लोगों को आज ज्यामिति पढ़ाएंगे क्लास 10 के लिए और क्लास 9th के लिए और अदर सभी एग्जामों के लिए। ज्यामिति का लगभग एक ही रूल होता है, तो आप लोग ज्यामिति से डरे नहीं, निराश नहीं हो, क्योंकि ज्यामिति ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमेशा एक ही कंसेप्ट का प्रयोग किया जाता है और जो भी स्टूडेंट एक बार ज्यामिति को अगर ढंग से पढ़ लिया तो उसको जीवन में कभी ज्यामिति में तकलीफ नहीं होगी। तो इसके लिए हम अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को 3 एंगल पढ़ाए थे, जिसमें ऑब्ट्यूस एंगल मेरा लास्ट था। तो आज हम सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाएंगे स्ट्रेट एंगल क्या होता है। तो स्ट्रेट एंगल को समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, तो यहां लिखेंगे हम लोग स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यानी कि मान लीजिए कि एक सीधा कोण, सीधा कोण, तो इस पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक सीधी रेखा ड्रॉ करेंगे। अब इस रेखा पर कहीं भी किसी भी प्रकार का एंगल बनेगा तो इस एंगल का वैल्यू 180 डिग्री यानी कि 180 होगा। तो इसी कोण को हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, यानी कि सीधा कोण बोलते हैं इसको। इसके बाद हम लोग रेफ्लेक्स एंगल पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेफ्लेक्स एंगल पढ़ेंगे। रेफ्लेक्स एंगल में हम लोग देखेंगे कि रेफ्लेक्स एंगल का मान कितना होता है, यानी कि 180 डिग्री से बड़ा होता है और थीटा डिग्री से 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। इसका वैल्यू क्या होता है? रेफ्लेक्स का वैल्यू होता है 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। यानी कि इसका आकृति कैसा होता है, कि आकृति का हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे कि क्या हो गया ये, यानी कि 180 डिग्री से ये बड़ा हो गया और 360 डिग्री से छोटा हो गया, क्योंकि एक लाइन पे पूरा 180 डिग्री का तो एंगल यहाँ तक बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक जब भी एंगल आएगा तो ये 180 डिग्री से तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन ध्यान देने वाला बात यहाँ है कि यह एंगल 360 डिग्री से छोटा हो रहा है। तो बात हम आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो थोड़ा हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब हमको समझना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है? वर्टिकल अपोजिट एंगल उस एंगल को कहते हैं जो एंगल सीधा मतलब एक दूसरे को काटती है। यहाँ ध्यान देंगे, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल। इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल। यानी कि यह लाइन और यह लाइन जब एक दूसरे को किसी खास बिंदु पे इंटरसेक्ट करेगी, किसी खास बिंदु पे जब इंटरसेक्ट करेगी तो इस एंगल का नाम होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। इस एंगल का नाम क्या होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल। यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। तो
तो यहाँ पे आप समझेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है। शीर्षाभिमुख कोण वह कोण होता है जो ये दो लाइन के द्वारा तो सबसे पहले किसी खास बिंदु पे कटेगा और कटने के बाद आमने सामने का जो कोण बनेगा ना, वह कोण मान लीजिए कि यह थीटा है तो यह भी थीटा हो जाएगा। ये कोण अल्फा है तो ये भी कोण अल्फा हो जाएगा। यानी कि थीटा थीटा अल्फा अल्फा बराबर होता है आपस में। अब इसके बाद हम लोग दूसरे एंगल का चर्चा करेंगे। इसके बाद एंगल बाइसेक्टर का मतलब हम लोग चर्चा करेंगे कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर यानी कि हिंदी में बोलते हैं हम लोग कोण समद्वि भाजक। एंगल बाइसेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण समद्वि भाजक। एंगल बाइसेक्टर कोण समद्वि भाजक। यानी कि एंगल बाइसेक्टर तो सबसे पहले कोण समद्विभाजक होता है, लेकिन एंगल बाइसेक्टर दो प्रकार का होता है। एक आंतरिक कोण समद्विभाजक और दूसरा बाह्य कोण समद्विभाजक। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक नंबर में आंतरिक कोण समद्विभाजक। आंतरिक कोण समद्विभाजक क्या होता है? तो आंतरिक कोण समद्विभाजक समझने से पहले थोड़ा हम इसको इरेज करेंगे। यहाँ पे समझेंगे आंतरिक कोण समद्विभाजक क्या होता है। आंतरिक कोण समद्विभाजक यानी कि इंटरनल बाइसेक्टर। सबसे पहले तो हम मान लीजिए कि यहाँ पे दो एंगल बनाएंगे और एंगल बनाने के बाद उसको बाइसेक्टर को हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ से कोई लाइन हम ए बी ड्रॉ कर दिए। इस लाइन का नाम है ए बी, यानी कि इस रेखा का नाम है ए बी। यहाँ से एक दूसरा रेखा खींच लिए, इसका नाम है मान लीजिए ए सी। अब यहाँ से कोई कोण बन गया, अब यह कोण बन गया तो इस कोण का नाम होगा आंतरिक कोण यानी कि इंटीरियर एंगल। और इस इंटीरियर एंगल को कोई एक बाइसेक्टर लाइन जब दो भागों में बांटे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीरियर बाइसेक्टर बोलते हैं इसको। अब हम लोग समझेंगे कि एक्सटीरियर बाइसेक्टर क्या होता है। थोड़ा इसको अब हम फिर मिटा देते हैं। अब समझेंगे बाह्य कोण समद्विभाजक। बाह्य कोण समद्विभाजक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। आंतरिक बाह्य कोण समद्विभाजक। यानी कि अब समझेंगे हम लोग कि बाह्य कोण समद्विभाजक क्या होता है। जैसे कि हम लोग समझे थे इसमें कि एक एंगल होता है इंटरनल एंगल, तो यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ किए थे तो ए वाला एंगल तो हो गया मेरा क्या? ये वाला एंगल आंतरिक कोण हो गया यानी कि इंटरनल एंगल हो गया। तो इसका यह वाला एंगल जो होगा बाह्य कोण होगा, और बाह्य कोण होगा तो यहाँ से कोई भी लाइन आएगा और इसको दो भागों में बांटेगा
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाह्य कोण। बाह्य कोण समद्विभाजक ये होता है आंतरिक कोण। आंतरिक कोण तो ऑटोमेटिक है कि यह बाह्य कोण होगा। तो यह आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक हो गया। अब इसमें से एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे समझने वाली बात यह है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि यहाँ जो ये आंतरिक कोण का आंतरिक कोण है, इस आंतरिक कोण के कोई समद्विभाजक होता है, यह आंतरिक कोण का समद्विभाजक होता है, और यह आंतरिक कोण और यह बाह्य कोण होता है समद्विभाजक। तो यह आंतरिक कोण और बाह्य कोण मिला करके एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि आंतरिक कोण समद्विभाजक बाह्य कोण समद्विभाजक दोनों के बीच का जो एंगल होता है वह 90 डिग्री होता है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण के बारे में आप लोग जानते ही होइएगा, क्योंकि 10th के विद्यार्थी को पूरक कोण समपूरक कोण के बारे में तो 6th क्लास से ही पता चलने लगता है कि क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबसे पहले लिखेंगे पूरक कोण। पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वैसा कोण, वैसा मतलब दो कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि यहां से कोई लाइन आया, यहां से कोई लाइन आया, यहां से बाइसेक्टर है, मान लीजिए कि यह थीटा है और दूसरा को मान लीजिए कि यह अल्फा है। तो भैया थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसी कोण का नाम होता है पूरक कोण, और इसी कोण को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो यह एक दूसरे का पूरक कोण है। अब हम लोग समझेंगे समपूरक कोण क्या होता है। समपूरक कोण क्या होता है? समपूरक कोण अंग्रेजी में इसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल अंग्रेजी में समझने में तो दिक्कत नहीं ही होता होगा। आशा करते हैं कि आप लोग हमको सपोर्ट करेंगे। क्या है कि अंग्रेजी में हम लिखते चल रहे हैं। यहाँ पे सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक कोण होता है। दो सप्लीमेंट्री कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दो सप्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करें, आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे हो गया एक लाइन। उसके बाद में एक तिर्यक लाइन यहाँ से ड्रॉ होती है। चलिए इस कोण का वैल्यू कितना हो गया, अल्फा। इस कोण का वैल्यू कितना हो गया, थीटा। तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू जब 180 डिग्री हो जाएगा तो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा। यानी कि दो कोणों का योग जब 180 डिग्री हो जाएगा तो यह एंगल समपूरक कोण हो जाएगा। अब दो एंगल का वैल्यू यानी कि योग, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हुआ तो यह कोण पूरक कोण हो जाएगा। इसको याद रखने का प्रयास करेंगे हम लोग। अब हम यहाँ पे इसको मिटा करके पूरक और समपूरक पे एक एक एग्जाम्पल बताते हैं। पूरक कोण और समपूरक कोण, यह दोनों इतना इम्पोर्टेंट बात है कि इसको
हमेशा के लिए अगर याद रखा जाए तो हर एक एग्जाम में मदद मिलता है। यहाँ पे पूरक कोण है, मान लीजिए पूरक कोण, तो कोई भी एंगल दे दिया, मान लीजिए कि हमको एक कोण थीटा बराबर अगर 15 डिग्री दे दिया तो हमको पूछेगा हमसे कि आप दूसरा कोण, इसका दूसरा पूरक कोण निकालिए, यानी कि अल्फा का वैल्यू निकालिए क्या होगा। तो हम तो जानते थे कि दो पूरक कोणों का योग यानी कि थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो यहाँ पे थीटा के जगह पे अगर हम लोग 15 डिग्री रख देते हैं और यहाँ 90 डिग्री को रखते हैं तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस 15 इक्वल टू 75 डिग्री। तो इस तरह से करके आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि हम दोनों पे एक एक क्वेश्चन ही बता पाएंगे। दूसरा हो गया समपूरक कोण, समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। दूसरा कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल में दो कोणों का योग क्या होता है, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है बच्चों। थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री यानी 180 डिग्री होता है। तो एक कोण का वैल्यू अगर दे देगा, मान लीजिए कि थीटा का वैल्यू दे दिया आपसे, कहते हैं हम 30 डिग्री, 30 डिग्री दे दिया, तो हमसे पूछेगा कि दूसरा समपूरक कोण आप निकालिए, दूसरा समपूरक कोण निकालिए। तो दूसरा समपूरक कोण कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पुट करेंगे, फिर अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा, फिर अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा, अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 30 इक्वल टू 150 डिग्री हो जाएगा। अब हम आशा कर सकते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर नहीं कुछ समझ में आया होगा तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर मेरा फलाने जगह हमको समझ में नहीं आया, तो हम फिर से प्रयास करेंगे आपको समझाने का। और हम अभी तक पूरक कोण और समपूरक कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में आपको बता दिए हैं। इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि एंगल के द्वारा प्रयोग करके हम क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं। इसमें आता है मेरा सबसे पहले, इसके बाद आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और ट्रांसवर्स लाइन के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है। देखिए, दो समांतर रेखा ऐसी रेखा होता है, दो समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती है जो यह आपस में तो कभी नहीं मिलती है, आपस में यह कभी नहीं मिलेगी। समांतर रेखा का यह सबसे बड़ी गुण है कि यह आपस में कभी नहीं मिलती है। और इस दोनों रेखा के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, वह दूरी कहीं भी समान होती है, यहाँ हो जाए या यहाँ हो जाए। यानी कि समझ लीजिए कि यह दोनों रेखा आपस में तो बहुत ज्यादा गहरा प्रेम है इसको, दोनों रेखा को, क्योंकि इसका डिस्टेंस सेम है, लेकिन यह रेखा कहीं भी मिल नहीं सकता है। इसको मिलाने के लिए हम लोग एक तिर्यक रेखा का प्रयोग करते हैं। जैसे सपोर्ट कीजिए कि अपना जीवन है, मानव का जीवन है, और मानव कहीं ऐसे जगह लव कर बैठता है
जैसे कि उसको कभी मिलना संभव नहीं है। लेकिन उसको मिलाने के लिए अब बात समझने की है कि उसको मिलाएंगे कैसे। तो यहाँ पे एक तिर्यक रेखा होती है। अब यह तिर्यक रेखा ऐसा रेखा है जो इस दोनों लाइन के बीच में संबंध को स्थापित करता है। तो हम लोग मानव जाति हैं भाई। मानव जाति जब किसी से प्रेम करता है तो उससे मिलने का भी जुगाड़ रखता है। उस जुगाड़ का नाम तिर्यक रेखा है। उस जुगाड़ का नाम क्या है? तिर्यक रेखा है। चलिए अब तिर्यक रेखा से संबंधित बात को हम लोग करते हैं कि भाई तिर्यक रेखा होता क्या है, जीवन में भी तिर्यक रेखा का क्या उपयोग है। चलिए आइए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगा। इस पैरेलल लाइन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे संगत कोण। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया? संगत कोण। यही संगत कोण संगत बनाता है। संगत कोण हम लोग पढ़ेंगे यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए भाई अंग्रेजी वालों, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब यह तिर्यक रेखा स्थापित कैसे होगा, इस चीज को समझिए कि यह तिर्यक रेखा स्थापित कैसे होगा। यहाँ जैसे एक पैरेलल लाइन है, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन है भैया। अब यह दोनों पैरेलल लाइन के बीच तो बहुत ज्यादा प्रेम प्रसंग होता है, लेकिन तिर्यक रेखा के बिना कभी मिल नहीं सकता है। इसको मिलाने के लिए तिर्यक रेखा की आवश्यकता होती है। अब यहां से कोई तिर्यक रेखा आया और इन दोनों को आपस में मिला दिया। और जब ये मिला दिया तो मिलने के बाद तो कुछ उत्पादन होगा। मिलने के बाद तो उत्पादन होबे करेगा, संभव है। अब यहाँ से उत्पादन शुरू हो गया। अब उत्पादन का मतलब यहाँ पे हुआ ये एंगल। कोण एक इसका नाम देंगे भैया। अब इसका नाम दे देंगे कोण 2। अब इसका नाम दे देंगे कोण 3। इसका नाम दे देंगे कोण 4। चलिए इधर इसका नाम दे देंगे कोण 5। इसका नाम दे देंगे कोण 6। इसका नाम दे देंगे कोण 7। इसका नाम दे देंगे कोण 8। यानी कि देखिएगा जीवन में ये पूरा खेल तिर्यक रेखा का ही है। मानव के जीवन में भी पूरा खेल तिर्यक रेखा का है। काहे कि समझ लीजिए कि यह मानव जाति की मेल है, ये वाला फीमेल है, और दोनों आपस में बहुत गहरा प्रेम करता है। दोनों के बीच की दूरी सेम है, लेकिन यह मिल नहीं पा रहा है। अब मिल रहा है तो यह तिर्यक रेखा के द्वारा जब मिल रहा है तो उसके बाद इसमें उत्पादन शुरू हो जा रहा है। यानी कि एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4 का यह उत्पादन। अब हम लोग समझेंगे कि इसमें आखिर उत्पादन हुआ है तो ये बराबर उत्पादन हुआ है कि क्या हुआ है भाई। अगर ये है तो बराबर है तो कैसे समझेंगे। इस चीज को समझने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा इरेज करेंगे। यहाँ पे इरेज कर दिए तो यह ज्यामिति के यूक्लिड साहब ने जो नियम बनाए थे उसमें संगत कोण बनाए थे कि संगत कोण का भाई कोई प्रूफ नहीं है। संगत कोण जो आदमी ज्यामिति में निर्धारित है कि यह एंगल और यह एंगल आपस में इक्वल होगा, तो इसको आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी इसको पढ़ेंगे, क्योंकि यह निर्धारित वैल्यू है। एंगल 1 बराबर एंगल 2 लिखेंगे यहाँ पे संगत कोण। क्या लिखेंगे? संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए उसी तरह जब ई एंगल यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 जब यह संगत कोण हो गया तो एंगल 3 और एंगल 4 क्यों नहीं? तो दूसरा नंबर कंडीशन में हो जाएगा एंगल 3 और एंगल 4। ये भी क्या हो गया भैया? संगत कोण हो गया।
अब इधर आते हैं, इधर लिखेंगे एंगल 5 और एंगल 6। 3 नंबर में लिखेंगे हम लोग बात को कि एंगल 5 और एंगल 6। एंगल 6 क्या हो गया, ये भी हो गया संगत कोण। संगत कोण। उसके बाद एंगल 7 और एंगल 8। एंगल 7 बराबर एंगल 8 इक्वल टू संगत कोण। जब यह संगत कोण आपस में जब इतना एंगल बराबर हो गया तो अब हम देखेंगे कि अब कौन बराबर होगा। तो अब देखेंगे कि वर्टिकल अपोजिट एंगल है एंगल 5 एंगल 3। एंगल 5 और एंगल 3 वर्टिकल अपोजिट एंगल है। एंगल 5 और एंगल 3 वर्टिकल मतलब शीर्षाभिमुख कोण, शुरुआते इसी से हुआ है। तो एंगल 3 और एंगल 5 मतलब शीर्षाभिमुख कोण है। तो एंगल 3 और एंगल 5 यहाँ से बराबर हो जाएगा। एंगल 3 और एंगल 5, अब यहाँ इस साइड में हम लिखते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण में कौन हो जाएगा, एंगल 5 बराबर एंगल 3, एंगल 1 बराबर एंगल 7। उसके बाद हो जाएगा, नीचे आएंगे अब यहाँ पे एंगल 2 बराबर एंगल 8 और एंगल 6 बराबर एंगल 4। तो यहाँ से शीर्षाभिमुख एक दूसरे के आपस में बराबर, यहाँ से संगत कोण आपस में बराबर। तो जब इस दोनों वैल्यू आपस में बराबर है तो यहाँ से तुलना करके देखिए, आप अपने नजरों से देखिए इसको। अब हम लोग देखेंगे अपने नजरों से, थोड़ा अपनी इरादे के अनुसार कि भैया हम लोगों का इरादा क्या है और इरादा स्टूडेंट का क्या होता है। अपने इरादे से देखेंगे ना, चेक करेंगे इसको कि कैसा है। तो देखिए कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है और यहाँ पे एंगल 1 और 7 के बराबर है। एंगल 1 और 7 कहाँ है, एंगल 1 और एंगल 7 यहाँ पे है। तो 1 7 यहाँ से बराबर हो गया, 1 2 के बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 7 बराबर एंगल 2 होगा। एंगल 7 बराबर एंगल 2 होगा। तो इसके अनुसार से जब हम लोग प्रूव करके देखें तो यह पाए कि सभी कोण आपस में बराबर है। तब यहाँ से एक बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मान लीजिए कि यह मेल है, ये फीमेल है। तो ये मेल है या ये फीमेल है, और दोनों के बीच लव है, 1 साइडेड या 2 साइडेड, लेकिन यह मिल नहीं पा रहा था। तो हमारे गांव में चाहे शहर में होता है एक शादी कराने वाले मीडिएटर, जिनको अगुआ बोलते हैं हम लोग। अब अगुआ साहब आए, आई दोनों के एक जन मिला दिए, ये तिर्यक रेखा अगुआ। जब मिला दिए तब यहाँ से संतान उत्पत्ति हुआ। इस संतान का वैल्यू सबके हिस्सा बराबर है संपत्ति में, इसलिए सभी कोण आपस में बराबर होगा। इसके बाद का चर्चा हम लोग आगे के क्लास में करेंगे। आशा करते हैं कि सब चीज आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे और हमारे पढ़ाने का तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो मेरे एडुकेयर एकेडमी को आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के द्वारा ही हमको मोटिवेशन मिलेगी आगे थोड़ा और डेवलप करने का। अभी तो मेरा यह एक प्लाई वाला बोर्ड है, अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम डिजिटल बोर्ड भी लगाने का काम करेंगे। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।